हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो कि यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें इंडियन पॉलिटी में क्या क्या कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेना। तो हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है जिससे कि हमारा पेपर पूरा कवर हो जाए। तो सबसे पहले हमें भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व के बारे में जानना है। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, संसद, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, फिर आ जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण। ये है सिलेबस इंडियन पॉलिटी का, जो हमें प्रारंभिक परीक्षा में इसको कवर करना है। तो इतना तो हमें कवर करना ही है हर हाल में, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। जो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान नियम, कानून एवं परंपराओं का एक प्रकार से संकलन है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए किया जाता है। नियम, कानून एवं परंपराओं का संकलन है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए किया जाता है। सीधा सीधा कहा जाए तो संविधान एक प्रकार से नियम है देश को चलाने के लिए, ठीक है। उन सभी नियम को एक दस्तावेज में पिरो दिया गया है, तो वही आपका क्या बन जाता है, संविधान बन जाता है। संविधान की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात इसका मतलब होता है शासन करने वाला सिद्धांत। संविधान को अगर हम लोग अलग अलग करें तो सम प्लस विधान, और ये क्या होता है, ये एक प्रकार से नियम होता है। कैसा नियम है, तो हमारे देश को चलाने का एक नियम। इसके बाद राज्य व्यवस्था क्या होता है, तो किसी देश की सरकार द्वारा देश को चलाने के लिए किया गया व्यवस्था क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि राज्य क्या होता है। तो फिलीमोर के अनुसार बताया गया है कि मनुष्यों का वह समुदाय जो एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से बसा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। राज्य के तत्व, तो राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो हम लोग देखते हैं जनसंख्या क्या होता है। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए, और अरस्तु के अनुसार 10,000 होने चाहिए। यानी अगर कोई राज्य है तो प्लेटो ने बताया कि उसमें कम से कम 5040 नागरिक तो होना ही चाहिए, लेकिन अरस्तु ने बताया कि कम से कम 10,000 होना चाहिए। भूभाग क्या है, प्लेटो, अरस्तु, रूसो,
डी टॉकविल के अनुसार छोटे राज्य होने चाहिए, परंतु वर्तमान में छोटा राज्य होना हानिकारक है, क्योंकि जैविक व आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। देखिए, इन लोगों ने बताया कि राज्य तो छोटा होना ही चाहिए, लेकिन छोटा राज्य होने से कई नुकसान हैं। वह देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता है, जैविक विकास नहीं कर सकता है, इन सब बातों पे वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। सरकार राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा नीतियों को क्रियान्वित करता है। जो भी हमारे नियम बने गए हैं, तो उन नियम को राज्य क्या करता है, अपने हिसाब से लागू करके उसको क्रियान्वयन करता है, तो वो सरकार होता है। संप्रभुता क्या होता है? अपने राज्य में स्थिति सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके तथा इन आज्ञाओं का पालन करा सके, यही क्या होता है? संप्रभुता होता है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। अपने राज्य में स्थित सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके तथा इन आज्ञाओं का पालन करा सके, वही क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। सरकार के अंग हम लोग देख लेते हैं। सरकार के अंग क्या क्या हैं? तो सरकार का मुख्य रूप से अंग विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। विधायिका का क्या काम होता है? तो विधि का निर्माण करने वाला क्या होता है? विधायिका होता है। कार्यपालिका विधियों का क्रियान्वयन करने वाला क्या होता है? कार्यपालिका होता है। और न्यायपालिका क्या होता है? विधियों की वैधता एवं समीक्षा करने वाला न्यायपालिका कहलाता है। अच्छा, विधियों को क्रियान्वयन करने के लिए दो और अस्थायी अंग हैं। एक अस्थायी कार्यालय कार्यपालिका होता है और दूसरा जो होता है अस्थायी कार्यपालिका होता है। तो अस्थायी कार्यपालिका ये जो होता है निर्वाचित होता है और अस्थायी कार्यपालिका प्रशासक वर्ग होता है। इसके बाद भारत संघ इकाई राज्य, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 3 तत्व उपस्थित हैं, किंतु चौथे तत्व संप्रभुता का अभाव है। अतः इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता है। अर्थात मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में 3 तत्व हैं, यहाँ पे चौथा तत्व नहीं है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक राज्य है कि नहीं है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय राज्यों का स्वैच्छिक संघ है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास न तो अपनी जनसंख्या है और न ही संप्रभुता है, इसलिए वह एक राज्य नहीं है। तो क्या है? वह राज्यों का स्वैच्छिक संघ है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे बात कर लिया जाता है कि हमारा जो संविधान है उसका पृष्ठभूमि क्या है। तो प्राचीन काल में शासन संचालन करने का आधार क्या था? वेद था, उपनिषद था और नीति था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र था। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता की मांग के साथ संविधान सभा की मांग उठने लगी, ब्रिटिश काल से ही। (1895) में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल यानी स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 1895 में स्वराज विधेयक तैयार किया गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1915 में भारत में कानून का प्रारूप गोखले का राष्ट्रीय वसीयतनामा तैयार किया गया। 1915 में गोखले का राष्ट्रीय वसीयतनामा तैयार किया गया, किंतु लागू नहीं हुआ। ये भी एक कानून का क्या है? प्रारूप है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के तहत
घरेलू संचालन की मांग की गई। यानी 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ और उसके तहत जो है घरेलू संचालन की मांग बहुत ज़ोर से उठी। 5 जनवरी 1922 में महात्मा गांधी ने एक साक्षात्कार के माध्यम से संविधान और संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी। यानी महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार 5 जनवरी 1922 को किसी अपने एक साक्षात्कार के माध्यम से संविधान और संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी गई। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्ताव रखा कि भारतीयों के लिए एक कानून बनाने में भारतीयों का प्रतिनिधि मंडल होना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल ने स्वीकृति नहीं दी। ये जो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्ताव रखा कानून बनाने के लिए, वह अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल ने स्वीकृति नहीं दी, जिससे कानून नहीं बन सका। और राष्ट्रीय मांग में प्रचलित इस घटना से उत्पन्न अशांति को दूर करने के लिए मूडी मैन समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं 1925 में। 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और भारत के लिए विस्तृत कानूनों का ड्राफ्ट तैयार हुआ। इस ड्राफ्ट को इंग्लैंड में लेबर पार्टी के सदस्यों के पास भेजा गया। लेबर पार्टी सांसद जॉर्ज लेन्सबरी द्वारा इसे पेश किया गया था। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लेबर पार्टी सांसद जॉर्ज लेन्सबरी द्वारा इसे पेश किया गया था। एक बार फिर से देख लीजिए। 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा एनी बेसेंट, ये पूछ सकता है कि एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा बिल के तहत जो है प्रस्ताव भेजा गया अंग्रेज़ों को, तो वह था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। वह एक प्रकार से कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करके भेजा गया अंग्रेज़ों के पास, लेकिन वह किसे मिला? लेबर पार्टी सांसद जॉर्ज लेन्सबरी द्वारा इसे पेश किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो एनी बेसेंट का भी इसमें प्रयास रहा संविधान को बनाने में। अब बात आती है 1928 में। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रमुख दलों के सदस्यों ने संविधान निर्माण किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट की बात आई तो 1928 आपको दिमाग में रखना है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रमुख दलों के सदस्यों ने संविधान निर्माण किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें संघीय व्यवस्था, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक हितों के प्रावधान किए गए। इससे असंतुष्ट होकर के जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दी। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, यह जिन्ना जी से प्रभावित नहीं थे, इससे वह असंतुष्ट होकर के अपना 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दिया। फिर 1934 की बात आई तो 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की। 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की। स्वराज पार्टी के द्वारा किस सन में संविधान सभा की मांग की गई? तो 1934 में। 1934 में यमेन राय ने
संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की। एम.एन. राय के भी द्वारा 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, यानी नेहरू उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के, तो 1936 में कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। यानी फैजपुर अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने कहा कि जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होगा तब ही भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान निर्माण करेगी और यही एकमात्र समाधान होगा। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। 1939 में गांधी जी ने कांग्रेस की संविधान सभा की मांग की, पुष्टि की। 1939 में गांधी जी ने कांग्रेस की संविधान सभा के मांग की पुष्टि की। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा, द ओनली वे, भारत का संविधान भारतीयों के मस्तिष्क का दर्पण है। ये लाइन आपको दिमाग में रखना है कि भारत का जो संविधान है भारतीयों के मस्तिष्क का दर्पण है। ये कौन से पत्रिका में छपा था? तो हरिजन पत्रिका में गांधी जी का एक लेख है। 1940 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। – 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ संविधान को स्वीकार करने की बात कही। 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तों के माध्यम से संविधान को स्वीकार करने की बात कही। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन 1939 से 1945 के दौरान अमेरिका, रूस, चीन जैसे मित्र राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन पर यथाशीघ्र भारत का सहयोग प्राप्त करने का दबाव बनाया जा रहा था और महात्मा गांधी इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन जैसे देश के खिलाफ थे, लेकिन सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटेन के समर्थन में थे। कैबिनेट मिशन 1946 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय मंडल भेजा। तो कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्यीय मंडल भेजा गया भारत में और उसके अध्यक्ष जो थे वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। अन्य सदस्य पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये उसके अन्य सदस्य थे। और उद्देश्य क्या था इसका कैबिनेट मिशन का? संविधान का गठन करना, भारत का विभाजन करना, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ये कैबिनेट मिशन के तहत इतनी बातें रखी गई अंग्रेजों के द्वारा। संविधान सभा की जो संरचना है तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। 1941 जनसंख्या के आधार पर एक सीट जो है 10 लाख प्रति सीट पर रखा गया है, यानी एक सीट के लिए 10 लाख लोगों को रखा गया है, यानी 10 लाख लोग प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कितने? एक सीट के लिए। स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा की क्या ढांचा था? स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा, तो इसमें हम लोग देखते हैं उसके पहले जो है कुल 389
सदस्य थे, स्वतंत्रता से पहले की बात है, संविधान सभा में 296 ब्रिटिश भारत से थे और 292 सीट प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत से थे। 93 रियासतें थी, 4 अन्य सीट थे जो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान से थे। ये 4 सीट। संविधान सभा सीमित मताधिकार के अधिकार पर निर्वाचित हुआ। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। संविधान सभा की जो मोहर थी वो हाथी थी। संविधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि सी सोमनाथ लाहिड़ी थे। संविधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी से एकमात्र ही प्रतिनिधि थे और वो कौन थे? सी सोमनाथ लाहिड़ी। इसके बाद हैदराबाद रियासत संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। सुचेता कृपलानी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मालती चौधरी को गांधी जी टोफनी और टैगोर जी मीनू कहते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में एक मालती नाम की महिला भी थी जिसे गांधी जी टोफनी और टैगोर जी मीनू कहते थे। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। यानी विश्व की संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष तो वह कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय राज्यपाल थी। और ये राजकुमारी अमृता कौर कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। राजकुमारी अमृता कौर। लीला राय संविधान सभा में बंगाल से पहली एकमात्र महिला थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। रेणुका रे महिलाओं में पैतृक संपत्ति में हक दिलाने की पक्षधर थी। रेणुका रे। और अम्मू स्वामीनाथन यूएन द्वारा मदर ऑफ द ईयर 1975 में पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अम्मू स्वामीनाथन यूनाइटेड नेशन के द्वारा मदर ऑफ द ईयर पुरस्कार 1975 में पहली बार कौन पाई? तो अम्मू स्वामीनाथन। दशक यानी बेल युद्ध 9 संविधान सभा में एकमात्र महिला दलित थी। दशक यानी बेल युद्धन संविधान सभा में एकमात्र महिला दलित थी। पूर्णिमा बनर्जी सत्याग्रह आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। एनी मस्कैरिनी एकमात्र महिला सदस्य जो देसी रियासत से थी। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है संविधान से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का संविधान सभा कैसा था। स्वतंत्रता के बाद कुल सदस्य 299 थे। 229 प्रांतीय थे, 70 देसी रियासत से थे। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित हुए और संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता थे। गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया जो कि अस्थायी थे। उपाध्यक्ष कौन था? तो फ्रैंक एंथोनी था। स्थान कौन सा था? तो नई दिल्ली। बीस नवंबर 1946 को गवर्नर जनरल ने संविधान सभा की पहली बैठक के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा और 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल हॉल में बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे जिसमें 10 महिलाएं थीं। सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जेबी कृपलानी थे। मुस्लिम लीग व देसी रियासत के सदस्य पहली बैठक में शामिल नहीं हुए। यानी मुस्लिम लीग और देसी रियासत के जो भी सदस्य थे
पहली बार जब बैठक हुआ तो उसमें ये लोग शामिल नहीं हुए। हैदराबाद कभी भी शामिल नहीं हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा की बैठक में हैदराबाद कभी भी शामिल नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णमचारी जो जयपुर रियासत से थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। सभा सचिव एच.बी. अयंगर थे और बी.एन. राव ने बर्मा का संविधान भी तैयार किया था। इसे भी दिमाग में रखना है कि बी.एन. राव ने बर्मा का संविधान तैयार किया था। तीसरी बैठक हम लोग देख लेते हैं। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और यह उद्देश्य प्रस्ताव निम्न बिंदु थे। संप्रभु पहला था, इसमें पहला पॉइंट था संप्रभु राज्य भारत के लिए संविधान निर्माण का संकल्प लेती है। इसमें पहला मुख्य बिंदु था कि भारतीय संविधान निर्माण का संकल्प लेती है। संप्रभु राज्य भारत के लिए संविधान निर्माण का संकल्प लेती है, उद्देश्य में पहला पॉइंट यही लिखा था। दूसरा पॉइंट था भारत एक संघ होगा। तीसरा, प्रांत अपने विषय में स्वतंत्र होंगे एवं अवशिष्ट विषय प्रांत के पास होंगे। चौथा बिंदु इसमें लिखा था कि समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता मिलेगी। पांचवा पॉइंट था संप्रभुता जनता में निहित होगी। छठवें में बताया गया कि एससी, एसटी व अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी। सातवां, भारत जल थल नभ अपने अधिकारों को सभ्य राज्य के नियम के अनुसार प्राप्त करेगा। आठवां, भारत विश्व शांति व लोक कल्याण की भावना के विकास में अपना योगदान देगा। तो ये उद्देशिका में मुख्य 8 बिंदु थे। उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ था नेहरू जी के द्वारा, ये इसमें 8 बातों को बताया गया था मुख्य रूप से। अगला जो है यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। भारत की पहली संसद बनी। जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जे.बी. मावलंकर करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है 31 अक्टूबर 1947। विधायिका के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई तथा सभा ने 17 अप्रैल 1952 तक विधायिका के रूप में कार्य किया। अगला जो है संविधान सभा को हस्तलिखित रूप देने वाले प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। तो ये नाम हमें दिमाग में रखना है कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था संविधान को। ठीक है, तो पहले लेक्चर में इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो भी रिलेटेड बातें थी संविधान से, उसका पृष्ठभूमि कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था और उसके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग दूसरे लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।